अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बेटा आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों के लिए है और इंतहाई इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स होने जा रहे हैं 13 जुलाई से। तो बेटा उससे रिलेटेड आपका जो मेरा आज का टॉपिक है वाइवा वॉइस से रिलेटेड है। भाई तवज्जो से सुनना है, एक एक लफ्ज सुनना है। बेटा स्किप करेंगे, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बहुत समझाया कि देखें आप जहां भी प्रैक्टिकल देने के लिए जाएं, लेकिन वाइवा जरूरी है। वाइवा मतलब सर लाजमी लेंगे, एग्जामिनर जो भी आएंगे वो जाहिर पता आपसे वाइवा सुनेंगे। तो भाई वाइवा अपना आउटस्टैंडिंग तैयार करके जाए, ठीक है। देखें तकरीबन जो है वो 30 सवाल है टोटल। ये देखें फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक टोटल 30 सवाल हैं। मैं इनका जिनको जरूरी समझूंगा मैं यहाँ पे इनका सोल्यूशन भी लिख के दूंगा, वरना मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा, क्योंकि मैं एक एक सवाल का जवाब लिखने लग गया ना तो भाई ये बहुत लेंथी वीडियो होने वाली है। तो लिहाजा मैं आपको क्या करूंगा कि बोल के इनके आंसर बताऊंगा। आप लोग एक एक लफ्ज सुनेंगे, एक एक लफ्ज समझेंगे, एक एक लफ्ज का कॉन्सेप्ट लेंगे और लिखते जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? आप लोगों ने लिखते जाना है या अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। अगर आप लोग समझते हैं कि हम हाई फाई आउटस्टैंडिंग जहीन लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, तो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन लें। अगर आप अच्छे लिसनर हैं, अच्छे सुनने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, आप सुन लें, सुन के जो है अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। हो सकता है इन 30 सवालों में से 6 सवाल वही मैम या वही एग्जामिनर आपसे पूछ लें कि जो मतलब आपके वायवे में आ जाए, इन्हीं में से हो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्हीं में से होंगे। मोस्टली वायवे में आने वाले फेमस सवाल आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इनको बेटा गौर से तसल्ली से आपने सुनना है और आप बेशक हैंड फ्री लगा के आप इसको अच्छे से यकसुई के साथ सुने, समझें और जो लगे इंपॉर्टेंट आप उसको जो है वो लिख लें, ताकि आप लोग जो है ना बार बार, हाँ अगर आपको लगे कि ये वीडियो बहुत लेंथी है तो भाई कोई बात नहीं, आप 2 पार्ट में सुन लें। आधी वीडियो अब सुन लें, आधी शाम को सुन लीजिएगा, आधी अब सुन लें, आधी कल सुन लीजिएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई आपने मतलब एक ही वक्त में सुननी है, लेकिन सुनिएगा लाजमी बेटा, इसमें से सवाल आ सकते हैं, याद रखिएगा। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा पहला सवाल है टाइट्रेशन से रिलेटेड। व्हाट इज टाइट्रेशन? ये मैं आपको बड़ी डिटेल से वैसे बता चुका हूं कि टाइट्रेशन क्या है, लेकिन कुछ न्यू लिसनर्स भी होंगे, जाहिर बात है कुछ नए स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे इस टॉपिक्स को, तो मैं सबके लिए जाहिर सी बात एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टाइट्रेशन किसे कहते हैं? बेटा हमारे पास 2 सोल्यूशन होते हैं, एक नॉन मोलैरिटी और एक अननोन मोलैरिटी। मतलब नॉन मोलैरिटी की मदद से हम अननोन मोलैरिटी, अननोन सोल्यूशन की जो मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी मालूम नहीं है, उसकी मोलैरिटी मालूम करने के प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। आप एग्जामिनर को जस्टिफाई करेंगे, आप कहेंगे सर हमारे पास 2 सोल्यूशन है, एक की मोलैरिटी मालूम है, एक की मोलैरिटी मालूम नहीं है। एक की मोलैरिटी जिसकी मालूम है उसकी मदद से हम दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, तो इसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। ओके जी, ये टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेंट, TITRANT, टाइट्रेंट, जरा तवज्जो से, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट 2 लफ्ज है, एक के एंड पे टी आ रहा है, एक के एंड पे डी आ रहा है। भाई जो टी वाला है टाइट्रेंट, उस वो होता है ऐसा सोल्यूशन जो ब्यूरेट में लिया जाए, ब्यूरेट के अंदर ऊपर ब्यूरेट में ऐसा सोल्यूशन जो ब्यूरेट में लिया जाए उसको टाइट्रेंट कहते हैं, टाइट्रेंट। और ऐसा सोल्यूशन जो कोनिकल, ये देखिएगा मैं हल्का सा आगे बना भी देता हूं, चलिए जरा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये ब्यूरेट है, जो ब्यूरेट में लिया जाएगा टाइट्रेंट, और जो कोनिकल फ्लास्क में लिया जाएगा, कोनिकल फ्लास्क में लिया जाएगा वो टाइट्रेंट। ओके जी, वो आप बड़े इजीली बता सकते हैं। द सॉल्यूशन व्हिच इज टेकन इन द ब्यूरेट टाइट्रेंट, द सॉल्यूशन व्हिच इज टेकन इन द कोनिकल फ्लास्क टाइट्रेंट, बता सकते हैं आप। एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट वो जहां पे आपको मतलब रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है हमारा वो आ जाए तो उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं, एंड पॉइंट। और आपको पता है एसिड बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट लाइट पिंक, KMnO4 में लाइट पिंक या लाइट ऑरेंज कह लें तो ज्यादा बेहतर है। और आयोडीमेट्री, आयोडी, हम आयोडोमेट्री तो करते नहीं है, आगे सवाल है मैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। आयोडी, आयोडीमेट्री लफ्ज है आयोडीमेट्री, आयोडीमेट्री में हमारा एंड पॉइंट ब्लू टू कलरलेस, अकेला कलरलेस नहीं बताना, लोग गलत हो जाएगा।
ब्लू टू कलरलेस, ये इसका एंड पॉइंट है। तो उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री। आ गया ना सवाल, आयोडो एंड आयोडी मेट्री आगे लफ्ज दोनों में है। तो भाई ये जो आयोडो है, आयोडो आयोडोमेट्री, ये एफएससी लेवल में नहीं है। आयोडोमेट्री एफएससी लेवल में हम परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनिएगा। हम जो एफएससी में करते हैं आयोडीमेट्री करते हैं, आयोडीमेट्री। हम क्या करते हैं, आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं, थायोसल्फेट के सोल्यूशन से हम उसको टाइट्रेट कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है, हम आयोडोमेट्री में उसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। हम पहले आयोडीन, हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डाल के आयोडीन इवॉल्व करवाते हैं, वो आयोडीन की टाइट्रेशन की जाती है। तो वो एक अलग मेथड है, वो आगे बीएससी और एमएससी में आता है। हम यहाँ पे आयोडीमेट्री करते हैं, आयोडीमेट्री करते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि आयोडीमेट्री डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं, आयोडीन सोल्यूशन लेकर उसकी टाइट्रेशन कर देते हैं। ठीक है, आयोडोमेट्री में आयोडीन सोल्यूशन की डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं होती। कहता है, ये सवाल जरा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट MnO2 इज नॉट। अच्छा, एग्जामिनर सवाल आपसे ऐसे पूछेगा, KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं? वैसे मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंगनीज है, Mn मैंगनीज है। तो फिर एग्जामिनर का सवाल दूसरा होगा, भाई MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड में भी तो मैंगनीज है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं कहते? अब एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट सवाल क्या करने वाला है, एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट सवाल ये करेंगे कि MnO4 में मैंगनीज आता है और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड में भी मैंगनीज आता है, दोनों में मैंगनीज है, लेकिन KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, MnO2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहते। व्हाट इज द रीजन? आपने कहना बड़ा सिंपल सा आंसर, तवज्जो दीजिएगा जरा। आपने कहना सर KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेशक उसमें मैंगनीज है, वो इसलिए याद रखिएगा। अगर मैं बता दूं, पीरियोडिक टेबल में मैंगनीज 7वें ग्रुप से है। ठीक है, मैंगनीज डी ब्लॉक के 7वें ग्रुप से है, मैंगनीज डी ब्लॉक से। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ग्रुप से रिलेटेड आ जाए, ग्रुप के अकॉर्डिंग आ जाए, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। मसलन 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 तवज्जो दीजिएगा, ऑक्सीजन की -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -8। पोटेशियम की +1, तो भाई -8 है तो +8 लेके आना है, न्यूट्रल करना है ना। तो यहाँ पे +1 आ गया, तो क्या चाहिए, +7। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की +7 है, तो ये 7 ग्रुप से है, तो लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ग्रुप से मैच कर रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप से मैच कर दे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। लेकिन अब यहां देखें, ऑक्सीजन की -2 और 2 है, 2 से मल्टीप्लाई -4, तो Mn की इधर +4 होगी। हालांकि ये किस ग्रुप से है, 7 से, 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ग्रुप से मैच नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, सिंपल सी बात, ये आपने बताना है। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है जी, ये जरा तवज्जो दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाई बेस इज टेकन इन ओनली ब्यूरेट, सिर्फ बेस, हालांकि एसिड भी लिया जा सकता है ब्यूरेट के अंदर, लेकिन ब्यूरेट में हम मोस्टली बेस लेते हैं। व्हाट इज द रीजन, हम बेस ही क्यों लेते हैं? भाई मैंने आपको बताया था बेटा, बेस लेने की वजह यह है कि भाई अगर अगर बेस ना लेने की वजह, सॉरी, बेस ना लेने की वजह यह है, अगर हम बेस लेंगे, बेस जो है ना स्टिकी होती है इन नेचर। ठीक है, वो क्या करती है, वो जो स्टॉपर होता है या रोटा फ्लो जिसको हम कहते हैं, रोटा फ्लो, आपको पता है, इधर जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको जरा डिफरेंस बता दूं। हमारे पास ब्यूरेट दो तरह की होती है, एक ये ब्यूरेट है, ठीक है, एक ये ब्यूरेट है, इस तरह का स्टॉपर लगा होता है, इसको आप घुमाते हैं तो बंद हो जाता है, खुल जाता है, इसको तो स्टॉपर कहते हैं, इसको स्टॉपर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉपर। एक जरा तवज्जो दीजिएगा, एक ये है हमारे पास ब्यूरेट, यहां पे तवज्जो दीजिएगा, यहां पे ना एक ब्लू नीला सा ढकना सा कैप लगा होगा, ठीक है, इसको आप बंद करेंगे, इस कैप को बंद करेंगे,
तो ये बंद हो जाएगा और खुल, इसको कहते हैं रोटा फ्लो। क्या बोलते हैं? रोटा फ्लो। रोटा फ्लो ब्यूरेट, ये रोटा फ्लो ब्यूरेट कहलाती है। समझ आ गई बात? अच्छा, चाहे रोटा फ्लो ब्यूरेट हो या स्टॉपर हो, भाई जब इसमें आप बेस डालेंगे, जब इसमें आप बेस डालेंगे तो ये हमारे पास इतना लंबा ब्रश तो है नहीं कि हम इसको अंदर से जाकर ब्रश लगा के, बारीक सी तो होती है, ठीक है, इसको हम वॉश कर लें, वॉश नहीं कर सकते। हम जब इसको बेस ऐड करके हम अपनी टाइट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद जाके क्या करते हैं, हम इसको वॉश करके रख देते हैं, लेकिन वो बेस यहाँ पे जमना शुरू हो जाती है, जम जाती है। जब हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं ब्लेड को, ये जम चुकी होती है। ये जो स्टॉपर है या रोटा फ्लो है, मतलब कैप है ब्लू कलर का, वो जैम हो चुका होता है, जैम हो चुका होता है। बात समझ आ रही है? वो खुलता नहीं है। फिर क्या होता है, हम जोर लगा खोलते हैं, ब्लेड टूट जाता है। इस वजह से हम इसमें यूज नहीं करते, मतलब वो ब्लेड खराब हो जाती है, बेस यूज नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरा तवज्जो दीजिए। हाउ मेनी रेड्यूसिंग एजेंट आर यूज्ड KMnO4 टाइट्रेशन? आप जानते हैं KMnO4 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें 4 रेड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलेट, FeSO4 और मोहर साल्ट। अब होता है ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सैलेट को हीट करना पड़ता है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर FeSO4 या मोहर साल्ट है, इसको हीट नहीं करना पड़ता। व्हाट इज व्हाई हाफ टेस्ट ट्यूब इज, हाँ जी इंपॉर्टेंट सवाल आ गया जी, तो जो दीजिए बेटा। भाई इसमें हम KMnO4 टाइट्रेशन में हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं? इसकी 2 रीजंस हैं, तवज्जो दीजिएगा। इसकी 2 रीजंस हैं। पहली रीजन क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है। पहली रीजन ये है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है। दूसरी रीजन ये है कि इसमें हम टेस्ट ट्यूब, हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं ताकि मैंगनीज डाइऑक्साइड फॉर्मेशन ना हो। अगर वो होगी, जाहिर बात है फिर से वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी। तो मतलब मकसद एक ही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाना। लेकिन हम 2 तरीकों से बता सकते हैं कि सर एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगी, दूसरा टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। ओके, ये 2 आपने बातें बता देनी है। गिव द नेम्स ऑफ एनी 4 इंडिकेटर्स, कोई से 4 इंडिकेटर के नाम बताएं। भाई आते हैं आपको क्या क्या, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन, स्पार्क सोल्यूशन, पोटाशियम फेरोसायनेट, पोटाशियम सायनेट, ठीक है, और मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज भी है, मिथाइल रेड भी है। तो कितने इंडिकेटर बता दें? आपको 4 बताने होते हैं, तो ये मैंने आपको 4-5 बता दिए, ठीक है। तो उसके बाद आ गया जी व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। आपको आती है क्रोमेटोग्राफी, एक टेक्निक का नाम है। कलर राइटिंग, क्रोमेटस ग्रीक वर्ड है जिसका, ये जहां से निकला था क्रोमेटस से, जिसका मतलब है कलर राइटिंग, कलरफुल, ठीक है, कलर को सेपरेट करने की टेक्निक हम कलर सेपरेशन टेक्निक कहते हैं इसको, क्रोमेटोग्राफी को, ठीक है। इस क्रोमेटोग्राम क्या है? भाई वो जो स्ट्रिप आप तैयार करते हैं, स्ट्रिप तैयार करते हैं, उसमें RF वैल्यूज लिख लेते हैं, RF वैल्यूज के बाद कलर सेपरेशन कर लेते हैं। मतलब वो फाइनल स्ट्रिप जिसपे कलर बैंड भी हो और RF वैल्यूज भी लिखी हो, उसका हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। द फाइनल स्ट्रिप विद कलर बैंड एंड RF वैल्यूज इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम, उसका हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। उसके बाद RF क्या है? RF वैल्यूज कैसे निकालते हैं? तो जो दीजिएगा, RF वैल्यूज ऐसे निकालते हैं। हमने क्या करना होता है, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा वो जो कलर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था बेस लाइन से। बात समझ आई? वो जो कलर ने, सल्यूट लिख लें आप, सल्यूट, डिस्टेंस ऑफ सल्यूट आप लिख लें, ठीक है। फ्रॉम बेस लाइन, फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, ओके। मतलब वो जो सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो, और जो सल्यूट मतलब कलर ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो, उनको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मतलब RF वैल्यूज ऐसे कैलकुलेट है जी। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम अपने इधर। क्रोमेटोग्राम हो गया, RF वैल्यूज हो गई। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। मोबाइल का मतलब ये देखिए, मूव कर रहा हूं मैं, मूव कर रहा हूं। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, मूव करने वाली फोर्स। मोबाइल फेज ऐसी फेज जो मूव कर रही है, वो जो लिक्विड ट्रेवल कर रहा है स्ट्रिप के ऊपर, स्ट्रिप पे, वो जो मोबाइल फेज है नीचे पानी डाला था टैंक के अंदर,
टैंक और कैपिलरी एक्शन के जरिए, हाँ ये भी पूछा जा सकता है तो वो किस एक्शन के जरिए जाता है, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी फोर्स। वो जो लिक्विड ट्रेवल कर रहा है स्ट्रिप के ऊपर, स्ट्रिप ढीली होती जा रही है, ये जो लिक्विड ट्रेवल कर रहा है, ये जो लिक्विड टैंक के अंदर पड़ा है, दिस इज अ मोबाइल फेज, दिस इज अ मोबाइल फेज। बात समझ आई? अगर अगर तो आप कर रहे हैं स्ट्रिप वाला क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसको बोलते हैं हम, स्ट्रिप वाली कर रहे हैं, तो भाई आप क्या कहेंगे कि इसमें मोबाइल फेज जो है पानी वाटर लेके उसमें NaCl नमक डाल दें, ना भी डालें तो ठीक है, चल जाता, वो कलर सेपरेट जरा ज्यादा वाजे हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप नमक डालते हैं तो, नमक नहीं डालेंगे तो खैर है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास कोई लेड सोल्यूशन है, जिंक है, कैडमियम है, लेड है, ठीक है, अगर ये सोल्यूशन है, इनके कलर आपने सेपरेट करने हैं, फिर मोबाइल फेज की कंपोजिशन क्या होगी, मतलब मोबाइल फेज किससे बनेगा, वाटर, एथानॉल और एसीटोन, वाटर, एथानॉल और एसीटोन, इन तीनों के मिक्सचर को मोबाइल फेज कहते हैं। ये जो मोबाइल फेज ट्रेवल, पानी ट्रेवल कर रहा है, इसको मोबाइल फेज कहते हैं। जिसके ऊपर ट्रेवलिंग हो रही है स्ट्रिप के ऊपर, ये क्या है, क्या ये, यस, स्टेशनरी फेज, इसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, इसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। लोकेटिंग रिएजेंट क्या है भाई, अगर हम कलर, ये जो इंक वाला हमने किया था ना, इंक मिक्सचर, इंक के मिक्सचर, ये तो वैसे कलर नजर आ जाते हैं, लेकिन अगर मेटल वाला करें ना, मेटल्स का सोल्यूशन लें, उसके ड्रॉप लगाएं, तो बाज का कलर नजर नहीं आते, वो ड्राई, हम इसको जब हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है मोबाइल फेज, हम उसको निकाल के ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद भी स्ट्रिप साफ सफेद चिट्टी नजर आ रही होती है ना, उसमें कोई कलर नजर नहीं आता। फिर क्या करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, उसके ऊपर लोकेटिंग रिएजेंट डालना पड़ता है, शावर करना पड़ता है लोकेटिंग रिएजेंट। लोकेटिंग रिएजेंट क्या होता है, लोकेटिंग का मतलब लोकेट करवाना, दिखाना, नजर आना, समझ आई? लोकेटिंग रिएजेंट, उसमें क्या होता है लोकेटिंग रिएजेंट, हमारे पास जो लोकेटिंग रिएजेंट होता है, ये मैं आपको बता देता हूं, इसमें सॉरी, इसमें है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड लोकेटिंग रिएजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को सोल्यूशन फॉर्म में बनाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हम जो है शावर में डालकर उसको शावर करते हैं, तो वो लोकेटिंग एजेंट होता है, उससे कलर वाजे नजर आने शुरू हो जाते हैं, कलर जो है वाजे नजर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा सुनिएगा, NaOH, KOH और KMnO4 को प्राइमरी स्टैंडर्ड्स नहीं कहते, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा तवज्जो दीजिएगा, NaOH और KOH और KMnO4 भी है, पहले जो NaOH के लिए बातें वही KOH के लिए है। मैं जरा आपको बता दूं बेटा, ये NaOH और KOH दोनों क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। दो वजह है जिनको हम प्राइमरी स्टैंड, अच्छा पहले प्राइमरी स्टैंड का पता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं जो बिल्कुल प्योर सोल्यूशन हो, जिसके अंदर कोई चीज ऐड ना हो सकती हो हमारी मर्जी के बगैर, उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड। लेकिन NaOH हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, भाई NaOH का सोल्यूशन बनाओ, यहां रख दो, यहां रख दो NaOH का सोल्यूशन बना के, हवा से नमी लेगा, रिएक्ट कर जाएगा, हवा से नमी लेगा, NaOH वाटर के साथ रिएक्ट कर कुछ और बना देगा, तो ये तो फिर इम्प्योर हो गया ना। दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेता है, सोडियम NaOH जो है, KOH जो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके आगे कार्बोनेट बना देता है, तो भाई ये भी तो फिर प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम इनको स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं कहते। तो KMnO4 को स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्यों नहीं कहते फिर, चलो ये दोनों तो ठीक है, आपने कहा हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब हवा से नमी को ऑब्जॉर्व करके वो छोड़ बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कर लेता है, ये तो ये दो हो गए। KMnO4 को फिर हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन, क्योंकि ये इम्प्योर होता है और दूसरा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब अगर आप KMnO4 का सोल्यूशन बना के रख दें, ये लाइट या हीट से डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है, अपनी जो पर्सनैलिटी है वो खराब कर देता है, ठीक है, तो अनस्टेबल होता है। दूसरा ये इम्प्योर होता है, दूसरा हम इसको इम्प्योर कहते हैं, ये इसमें इम्प्योरिटीज इसलिए होती है KMnO4 के सोल्यूशन में, क्योंकि KMnO4 सोल्यूशन में पानी भी ऐड होता है, ठीक है, तो ये इम्प्योर होता है, तो ये दो रीजन इसकी भी है, तो इसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं कहते। इज आयोडीन सोल्युबल इन वाटर, नो नो नो, आयोडीन पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होती, याद रखिएगा, आयोडीन पानी के अंदर सोल्युबल नहीं है, आयोडीन पानी के अंदर सोल्युबल नहीं है, तो फिर वो कहता फिर ऐसा करें, फिर हम आयोडीन को पानी के अंदर सोल्युबल कैसे करवाते हैं, आयोडीन आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं ना हम, उसमें आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं, भाई पानी में हल किया होता है, फिर हम उन्हें कहना सर जी हम पानी के अंदर आयोडीन डाल के, मतलब सॉलिड फॉर्म में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, उसको अच्छे से मिलाते हैं कोई 3-4 घंटे,
तब जाके आयोडीन सोल्यूशन बनता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। आयोडीन सोल्यूबल नहीं है पानी के अंदर, बड़ी मुश्किल से करवाई जाती है पोटेशियम आयोडाइड डाल के। फिर वो कहता है ऐसा करें, एनी टू कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे दो कंपाउंड बता दें फिर जो आयोडीन के अंदर, सॉरी वाटर नहीं, आयोडीन, आयोडीन के अंदर सोल्यूबल हो, या ऐसे दो कंपाउंड बता दें जिनके अंदर आयोडीन सोल्यूबल हो। ऐसे दो कंपाउंड जिनके अंदर आयोडीन, आयोडीन पानी के अंदर तो सोल्यूबल नहीं है। फिर ऐसे दो कंपाउंड बता दें जिसके अंदर आयोडीन सोल्यूबल है। एक है एथानॉल, एक है एथानॉल और दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, अल्कोहल, यस, अल्कोहल मतलब एथानॉल, और दूसरा CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ये दो कंपाउंड है जिनके अंदर आयोडीन सोल्यूबल है। ठीक है, एनी टू कंपाउंड सोल्यूबल इन आयोडीन। ओके जी। आगे क्या, वाई ओनली फ्रेश स्टार्च सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अब भाई आपको पता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम स्टार्च सोल्यूशन लेते हैं, स्टार्च सोल्यूशन, बट हम सिर्फ, अच्छा लिखा भी जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन। उसकी रीजन क्या है, अगर आप पहले का बना हुआ, मतलब आज बनाया है ना, कल अगर हम यूज करते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब उसके अंदर ताकत ही नहीं रहती उसको कलर को चेंज करने की। ठीक है, डिकम्पोज हो चुका होता है, डिकम्पोज हो चुका होता है, डिकम्पोज। जैसे NaCl के पास पावर नहीं है ना पानी को तोड़ने की, वो NaCl को जैसे पानी में डालते हैं वो खुद बेचारा डिकम्पोज हो जाता है, Na+Cl-। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। अगर कोई और साल्ट डालें तो वो क्या करेगा, पानी के अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दें, भाई वो पानी को जाकर तोड़ देगा। इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। बिल्कुल सेम एज लाइक स्टार सोल्यूशन अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा वो तो पावर रखता है कलर को चेंज करने की, लेकिन अगर अगर पड़ा रह गया तो एक दिन बाद इस्तेमाल किया तो फिर इसके अंदर पावर खत्म हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाता है, तो वो नहीं मतलब काम का। व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडोफॉर्म। अब ये प्रिपरेशन माइनर वाली आ गई। आयोडोफॉर्म का कलर बताएं, एस्प्रिन का बताएं, कॉपरमाइन कॉम्प्लेक्स का बताएं, और फिनाइल ग्लूकोसाजोन का बताएं। मैं बता देता हूं आयोडोफॉर्म का येलो, अच्छा आयोडोफॉर्म का भी येलो, फिनाइल ग्लूकोसाजोन का भी येलो कलर। लेकिन ये जो आयोडोफॉर्म है उसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, TPT। याद रखिएगा बेटा, जरा इंपॉर्टेंट है। जो आयोडोफॉर्म है उसमें येलो TPT बनते हैं, येलो प्रेसिपिटेट। लेकिन फिनाइल ग्लूकोसाजोन में क्या होता है, येलो क्रिस्टल्स बनते हैं, येलो क्रिस्टल्स बनते हैं। और आयोडोफॉर्म में येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। एस्प्रिन के व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, कॉपरमाइन कॉम्प्लेक्स के ब्लू क्रिस्टल, कॉपर का कलर ब्लू होता है, ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं। क्लियर है बात। आगे व्हाट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। भाई ऐसी एनालिसिस, ऐसा तज्जिया जिसको हम वजन के जरिए करें, ग्राम में करें। ठीक है, वॉल्यूम के जरिए, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है जो वॉल्यूम के जरिए ब्यूरेट और ये वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब इतना इतना लिया जाता है, नो 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 नो, जिसका हम वेट करें। ऐसी एनालिसिस, ऐसी सॉल्ट एनालिसिस जिसको हम वेट के जरिए करें। भाई इतना सॉल्ट लेना है 1 ग्राम, इतना लेना है 2 ग्राम, उसको हल करके हम मतलब सोल्यूशन टेस्ट बना लें, टेस्ट करें, तो उसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आ जाए तो वॉल्यूम के जरिए वॉल्यूम लेना पड़ता है, सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं। बात समझ आई, उसमें हम सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं ग्रेविमेट्रिक, क्योंकि वेट करना होता है ना, वजन करना होता है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम लेना पड़ता है, वॉल्यूम आपको पता है लिक्विड का होता है सिर्फ। उसके बाद हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसाइनेज टेस्ट, इसको LASSAIGNE जी साइलेंट, लिसाइन, लिसाइन टेस्ट कहते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट लिसाइन टेस्ट, जरा मैं आपको इसकी बता देता हूं। लिसाइन टेस्ट जो है इसका दूसरा नेम सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा बेटा, इसका दूसरा नेम सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं इसको, सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं इसको। इसका एक और नेम भी है लिसाइन टेस्ट का, सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है भाई, नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजन, नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजन की डिटेक्शन होती है, कुछ नहीं होता। और नाइट्रोजन हैलोजन और सल्फर को डिटेक्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो है ही है, ऑक्सीजन तो है ही है, भाई नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजन भी अगर है, उनकी डिटेक्शन के लिए हम लिसाइन टेस्ट करते हैं। ठीक है, सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान सा। व्हाट इज सॉल्ट एंड सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, जिसमें दो रेडिकल हो, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, या हम ऐसे कहते हैं कि एसिड और बेस का रिएक्ट करवाएं, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। ठीक है,
जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल होते हैं, उसको हम साल्ट कहते हैं। तो साल्ट एनालिसिस क्या है भाई? साल्ट का तज्जिया करना साल्ट एनालिसिस कहलाता है, जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट किया जाए। द एनालिसिस इन विच एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स आर डिटेक्टेड, जिसका साल्ट एनालिसिस, उसको साल्ट एनालिसिस कहते हैं। व्हाट इज एसिडिक रेडिकल? आप जानते हैं एसिडिक, अब देखिए NaCl, तवज्जो दीजिएगा जरा, ये है मेरे पास NaCl। अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। भाई ये मेरे पास, आपको पता है ना बेटा, सोडियम, सोडियम क्या है? मेटल है ना, तो इसलिए ये बेसिक रेडिकल है और ये एसिडिक रेडिकल है। इसकी वजह क्या है भाई? Cl अगर मैं देखूं तो HCl से आया था, ठीक है। Na अगर मैं देखूं तो NaOH से आया था, इसलिए Na जो है वो बेस से आया था, बेसिक रेडिकल। Cl जो है वो एसिड से आया था, एसिडिक रेडिकल। तो लिहाजा समझ आ गई, जितने भी प्लस वाले हैं वो बेसिक रेडिकल और जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो एसिडिक रेडिकल। याद रखिएगा, जितने भी प्लस वाले हैं वो बेसिक, जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो एसिडिक रेडिकल। क्लियर? ठीक है। तो सवाल ये था एसिडिक रेडिकल किसे कहते हैं? आपने बता दिया नेगेटिव वाले को एसिडिक रेडिकल कहते हैं। इसकी कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स, डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप, कंसंट्रेटेड और स्पेशल। बेटा स्पेशल में फास्फेट और सल्फेट है, बाकियों के आपने नाम याद कर लेने। मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में ये इसके नाम भी दिए हुए हैं, आपने उनके नाम याद करके जाने लाजमी, डाइल्यूट के भी और कंसंट्रेटेड के भी। स्पेशल के में तो दो ही है, फास्फेट और सल्फेट। उसके बाद आगे व्हाट इज बेसिक रेडिकल, तो इसके कितने ग्रुप्स हैं, कितने टाइप्स हैं? तो बेसिक रेडिकल क्या है? जितने भी मेटल्स हैं, जितने पॉजिटिव, जितने भी केटाइंस हैं, सारे के सारे बेसिक रेडिकल्स हैं। ठीक है, इनके 6 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5 6। तो अक्सर एग्जाम में सवाल करते हैं सोडियम किस ग्रुप से है? सोडियम हम कहते हैं सर जी ग्रुप 1 से, हालांकि वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में होता है। यार एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई साल्ट एनालिसिस के किस ग्रुप से है सोडियम? साल्ट एनालिसिस के किस ग्रुप से है सोडियम? आप जानते हैं ना? हाँ जी, वही जो आपने आपने अभी जो सोचा हुआ, यस, ग्रुप 6। कौन सा? ग्रुप 6। ग्रुप 6 से है सोडियम। समझ आई ना? सोडियम भी उससे है, पोटाशियम भी उससे है, अमोनियम आयन भी उससे है और मैग्नीशियम आयन भी उससे है। ये 4 रेडिकल है जो ग्रुप 6 से पाए जाते हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? यस, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम और मैग्नीशियम, ये 4 रेडिकल। ओके, व्हाट इज ड्राई टेस्ट? ड्राई टेस्ट क्या है भाई? ड्राई नाम से ही जाहिर है, ड्राई टेस्ट क्या होता है? ड्राई टेस्ट वैसे ये जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ड्राई टेस्ट किसे कहते हैं भाई? ड्राई टेस्ट नाम से जाहिर है, ड्राई मतलब किसी लिक्विड वगैरह ऐड करने से पहले वाले टेस्ट, उसको ड्राई टेस्ट कहते हैं। मतलब सॉल्ट को डायरेक्ट हीट कर दें, किसी टेस्ट ट्यूब में लेके स्पैचुला के ऊपर रख के कलर मालूम करें, उसका ऐश मालूम करें, उसका स्मोक मालूम करें, उसका स्मोक का कलर देखें, इसको ड्राई टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो इसमें लिक्विड रिएजेंट ऐड करने से पहले सिर्फ साल्ट को गर्म करके जो टेस्ट किया जाता है साल्ट की डिटेक्शन के लिए, इसको इनिशियल टेस्ट भी कहा जाता है, इब्तदाई टेस्ट। बात समझ आ गई? इसको इब्तदाई टेस्ट भी कहा जाता है, इसको कहते हैं ड्राई टेस्ट। हाउ मेनी ड्राई टेस्ट? ड्राई टेस्ट 5 होते हैं, याद रखिएगा। एक तो पहला पहला इसको हम कहते हैं कलर टेस्ट। ठीक है, तो कलर भी देख लें ये ड्राई, क्योंकि हम कौन सा इसमें कलर देखने के लिए हम पानी डालते हैं? नो नो, वैसे नजर आ रहा है, व्हाइट साल्ट है या ग्रीन साल्ट है या येलो साल्ट है, जो भी मतलब हम कलर देखते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने लिखे भी हुए हैं वैसे, फिल्टर टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, मैं वैसे बता देता हूँ। एक तो मैंने कलर टेस्ट बताया, फिल्टर टेस्ट बता रहा हूँ, फ्लेम टेस्ट बता रहा हूँ, चारकोल कैविटी टेस्ट बता रहा हूँ, बुरक्स बीट टेस्ट बता रहा हूँ। 5 टेस्ट हैं, 5 टेस्ट। बेटा ड्राई टेस्ट कितने हैं? 5। ये आपकी कॉपी पे भी लिखे होंगे। अब वहां पे आपको पता है ना ड्राई टेस्ट जब बेसिक रेडिकल है तो 2 लिखने, मैंने पेपर पैटर्न में बताया हुआ, ये 2 टेस्ट लिखने होते हैं बस। अगर आपके पास मतलब आपको याद आ रहे हैं 5, तो भी 5 नहीं लिखने हैं, आपने 2 लिखने हैं। कलर टेस्ट लिख दें, फ्लेम टेस्ट लिख दें, फिल्टर टेस्ट लिख दें, ब्रॉक्स बीट लिख दें, चारकोल कैविटी लिख दें। ठीक है, अब चारकोल कैविटी हमारे एफएससी लेवल पे नहीं है, ये एक मुश्किल टेस्ट है, इस पे नहीं करवाते। बुरक्स बीट टेस्ट की बात करते हैं। बुरक्स बीट टेस्ट अगर आपके पास साल्ट है कलरफुल, अगर आपके पास साल्ट कलरफुल है फिर आप बुरक्स बीट टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, उसमें बीड्स मोती वो प्लेटिनम वायर लेके उस पे वो साल्ट लगा के ब्रॉन्ज लगा के
ये ब्लॉक्स भी टेस्ट करवाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये तो नहीं है, हमारी सेकंड ईयर केमिस्ट्री में था, पुरानी सेकंड ईयर जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है वही। अच्छा, लेकिन ये कलर साल्ट के लिए होता है, तो कलरफुल साल्ट दिया नहीं जाता, इसलिए ब्लॉक्स भी टेस्ट भी कम। बाकी रह गया फिल्ट्रेस टेस्ट और फ्लेम टेस्ट, ठीक है। ये आप लोगों को जरा आते होंगे, हम आगे इसको डिस्कस भी करते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बेटा सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड आयन डिटेक्शन पावर के लिए, बस क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए, ये सिर्फ क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए क्लोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपने साल्ट लेनी है, उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड डालना है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देनी है, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपने इसमें करना होता है। ये जरा देखिए, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपने साल्ट लेना है, उसमें सॉरी साल्ट लेके पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल के उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ऐड करेंगे रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, तो हम कहेंगे भाई रेड, इसमें क्लोराइड आयन है, इसमें क्लोराइड आयन है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ली, साल्ट दिया, उसमें आप पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, फिर आपने उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसको हीट कर दिया, रेडिश ब्राउन कलर आया, हम कहेंगे क्लोराइड है। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड ब्रोमाइड, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं इसको। अब आ गया जी, व्हाट इज लिटमस टेस्ट। लिटमस, वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी, आप लोग सुन रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत शुक्रिया आपका। ये असल में आपके फायदे के लिए ही मैं बना रहा हूँ, कोई मतलब वो नहीं है कि भाई आप जो है इसको लाजमी सुने, अगर नहीं सुनना तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सुनेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। लिटमस टेस्ट, वैसे बाकी रह भी 4 ही गए हैं सिर्फ। लिटमस टेस्ट किसे कहते हैं आपको पता है, इसमें सिर्फ एसिडिक या बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन के लिए होता है। व्हाट इज लिटमस टेस्ट, आप कहेंगे सर ये सिर्फ एसिडिक या बेसिक रेडिकल की रिडक्शन के लिए होता है। ए से एसिड, बी से ब्लू। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड क्या होता है, अगर आपके पास एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, देखिएगा जरा, अगर आपके पास, अब आपको नहीं पता ये सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, आपको नहीं पता ये सोल्यूशन एसिडिक है। आपको पता लिटमस 2 ही होते हैं, एक रेड एक ब्लू, एक रेड और एक ब्लू। छोटी सी स्ट्रिप होती है, एक ब्लू कलर की एक रेड कलर की, वो जो ब्लू कलर की स्ट्रिप है वो इसमें डालें। आप जैसे ही डालेंगे, जितना इसका डिप होगा उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये एसिड हुआ तो, अगर ये एसिड हुआ तो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। आपका लिटमस पेपर जो ब्लू था वो रेड हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये एसिड है, हम क्या कहेंगे एसिड है। और अगर बेस हुई तो बेस क्या करती है, रेड को ब्लू में करती है, ये याद रखना है। अगर एक याद रखें, दूसरे ही खैर है भाई, ए से एसिड, बी से ब्लू। एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, इसको लिटमस टेस्ट कहते हैं। फिल्ट्रेस टेस्ट आ गया जी, फिल्ट्रेस टेस्ट। ऐश फिल्टर कहते हैं फिल्टर पेपर को, ऐश कहते हैं धुएं को, ऐश सवा को। क्या करें, फिल्ट्रेशन, आप किसी भी साल्ट को डिटेक्ट करना चाहते हैं उसका कलर क्या आ रहा है, भाई आप वो साल्ट लें, उसको फिल्टर करें, जो प्रेसिपिटेट बनेंगे फिल्टर पेपर के ऊपर पड़े होंगे उसको आप जला दें, उसको आप जला दें आग के ऊपर। जब आप जलाएंगे फिर उससे धुआं निकलेगा, वो धुएं का कलर देखिएगा, या बाकी जो ऐश बचेगी ऐश का कलर देख लीजिएगा, सवाल जिसको कहते हैं उसका कलर देख लीजिएगा। भाई जिस साल्ट से उसका कलर मैच होता होगा हम कहेंगे ये फ्रांस साल्ट है। बात समझ आई, फिल्टर एश टेस्ट इसको कहते हैं, फिल्टर एश टेस्ट इसको कहते हैं, तवज्जो से। उसके बाद फ्लेम टेस्ट किसे कहते हैं, बड़ा आसान है। फ्लेम टेस्ट, भाई फ्लेम किया जाता है, मैंने आपको बड़ा डिटेल भी बताई कि व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट किसे कहते हैं, भाई क्या करना होता है, आपने प्लाटीनियम वायर लेनी। अच्छा, सवाल पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे कि प्लाटीनियम वायर क्यों ले रहे हैं, प्लाटीनियम वायर इसलिए ले रहे हैं, ये खुद कोई कलर नहीं देती। बात समझ आई, ये खुद कोई कलर नहीं देती, इसलिए प्लाटीनियम वायर लेते हैं। उसको आपने क्या करना है, उसको आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप कर लेना है, मतलब उसको थोड़ा ड्राई कर लिया, उसको डिप कर लिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, कंसंट्रेटेड एचसीएल के अंदर डिप कर लीजिएगा। फिर आपने उसको साल्ट को उसके ऊपर लगा देनी है, उस प्लाटीनियम पर साल्ट पेस्ट, साल्ट उसके ऊपर पेस्ट कर देनी है साल्ट। फिर उसको आपने, फ्लेम 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रेड्यूसिंग फ्लेम। आपने, मैंने आप इसका बड़ा खुल का डिफरेंस बताया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसे कहते हैं और रेड्यूसिंग फ्लेम किसे कहते हैं। आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर इसको हीट करना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर जिसमें ऑक्सीजन आ रही होती है, बंसन बर्नर की बात हो रही है, मैं बंसन बर्नर की बात में हिंट भी दे रहा हूं आपको। आप इसमें, फिर आप जब इसको हीट करेंगे फ्लेम निकलेगा, फ्लेम से आप फ्लेम का कलर नोट कीजिएगा,
जो फ्लेम का कलर होगा वही साल्ट होगा, उस साल्ट से मिलता जुलता होगा फ्लेम का कलर। इसको हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लेम टेस्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ गया व्हाट इज लेट टेस्ट। लेट टेस्ट किसे कहते हैं? तवज्जो दीजिएगा। अच्छा, लेट टेस्ट सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेडिकल के लिए होता है, और बेसिक रेडिकल के भी ग्रुप 3 के लिए, और ग्रुप 3 में भी सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए। बात को तवज्जो दीजिएगा। लेट टेस्ट सिर्फ ग्रुप बेसिक रेडिकल के लिए, बेसिक रेडिकल में ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3 में सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए Al+3, क्योंकि उसमें जेलाटिनस बनते हैं ना, ठीक है, व्हाइट जेलाटिनस प्रेसिपिटेट बनते हैं उसके, ठीक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेसिपिटेट, जो जेली जेली लाइक बनते हैं उसके प्रेसिपिटेट। करना क्या है भाई, इसमें आपने मतलब एल्यूमिनियम की डिटेक्शन के लिए लेट टेस्ट होता है, सिर्फ एल्यूमिनियम की डिटेक्शन के लिए। आपने टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें एल्यूमिनियम का ओरिजिनल सोल्यूशन, मतलब थोड़ा साल्ट डाल के पानी ऐड के ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाएगा। उसमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दीजिएगा, 2 से 3 ड्रॉप अमोनियम क्लोराइड डालिएगा, और उसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिएगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो आपके पास व्हाइट जेलाटिनस मटेरियल बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट जेलाटिनस प्रेसिपिटेट बनेंगे। उसको हम कहेंगे कि ये जी लेट टेस्ट है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जा सकते हैं नेमिंग। जो रिएक्शन होते हैं वो लाजमी, जैसे लेट टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट है, फिल्टर टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, टोलमाइल क्लोराइड टेस्ट है, उसके बाद ड्राई टेस्ट है, लिजाइन टेस्ट है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, आइडोफार्म एस्प्रिन वाला है, उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला जाता है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राम क्या है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या है, और उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कितने हैं, और वो कौन कौन से उनके नाम बता दें। बेस को ही ब्यूरेट में, बेस को ब्यूरेट में क्यों नहीं लिया जाता, वाई बेस इज नॉट टेकन, वाई बेस इज नॉट टेकन इन ब्यूरेट, ब्यूरेट के अंदर बेस को क्यों नहीं लिया जाता। फिर TMnO4, ये बड़ी दफा पूछा गया है, TMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन मैंगनीज डाइऑक्साइड नहीं है। आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री में डिफरेंस बता दें, टाइट्रेंट और टाइट्रेंड में डिफरेंस बता दें, इंतहाई इंपॉर्टेंट बेटा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल परेशान करे, आपने मुझे कमेंट में बता देना है, आप लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको क्लैरिफाई, क्योंकि आपको 13 तारीख से पहले पहले ये आपने लेक्चर लाजमी सुनना है, और सुनेंगे तो बात बनेगी। बेटा खुदा ना खास्ता आपने ऐसा पूछा भाई किसी दोस्त से कि कैसा है सेंटर, अच्छा है, कोई कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं सुन रहे, खुदा ना खास्ता जब किस्मत खराब हो ना, जब हम ना पढ़ के जाएं तो बारी आ जाती है, सर कहते हैं वाइवा सुनाए, फिर परेशानी होगी। तो बेहतर है कोई 30 से 40 मिनट जरा इसको दे दें और सुन के जाएं, अपने कंसेप्ट क्लियर करके जाएं। बेटा फिर भी अगर आपको आता है, देखें ये इस अगर आप याद कर जाते हैं और आपको वहां जाकर वो सर नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, आपको तो आता था, आप मुतमिन हैं, वरना 3 घंटे जो डिप्रेशन में जाना है ना बंदे ने, उससे बेहतर है सुन के जाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे अपने दुआ में लाजमी याद रखना है, तो दीजिएगा इजाजत।